तो टॉपिक है हमारा गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपके पास आपका एस फ्रेम है, ठीक है। एस फ्रेम से अगर कोई बंदा इस पॉइंट पी को देखता है और क्यू को देखता है, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, तो पॉइंट पी का जो उसे वेक्टर दिखता है, पोजीशन वेक्टर, वो उसे R1 दिखता है, R1। और क्यू उससे दिखता है, क्यू आपका पोजीशन वेक्टर दिखता है, R2 दिखता है, ठीक है। तो पी क्यू के बीच में आपके पास कितनी दूरी होगी? अगर ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है, तो पी क्यू कितना होगा? पी क्यू आपके पास कितना होगा? पी क्यू आप कहेंगे पी क्यू मेरे पास R2 माइनस R1 होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पी क्यू जो कि बराबर, जैसे मान लिया मैंने डी के बराबर होगा वो, ठीक है, डी वेक्टर के बराबर होगा, वो मेरे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसी, ये तो एस फ्रेम में था, ठीक है। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को पी और क्यू को, ठीक है, पी और क्यू को देखा जा रहा है एस डैश फ्रेम में, ठीक है। अब एस डैश फ्रेम में देखा जा रहा है तो क्या है होगा इसके अंदर? देखिए थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ इसके अंदर मैं, थोड़ा ध्यान से आप इसको, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे देखा जाएगा तो ये आपके पास ये बंदा ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे और एक ही ऐसे, ठीक है। क्या ऐसे अलग कलर से बनाऊँ क्या? जब ये, तो ये एस डैश फ्रेम है, तो एस डैश फ्रेम से जब ये पी और क्यू पॉइंट देखे जाएंगे तो ये और यहाँ से ये, तो ये पूछना चाह रहा है कि जब यहाँ से देखेगा तो यहाँ से जो ये बंदा देख रहा है, ठीक है, इसे ये दिखता है R1 डैश, ठीक है, और इसे दिखता है R2 डैश, ठीक है। इसको ये पॉइंट, तो मतलब कि जो एस डैश फ्रेम से, एस डैश फ्रेम से अगर पी को देखा जाए, पी को देखा जाए तो ओरिजिन से वो आपके पास R1 डैश वेक्टर दिखाई देता है, ठीक है। और क्यू को देखा जाए ओरिजिन से, ओरिजिन से तो वो क्या दिखाई देता है? R2 डैश वेक्टर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास R2 डैश माइनस R1 डैश क्या R2 माइनस R1 के बराबर होगा? तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर जो बंदा खड़ा है इसको थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ मैं, एस डैश वाले को, ठीक है। ये आपके पास एस डैश, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, इसी चीज़ को बस मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। तो इसको जो ये चीज़ है, तो इसको जो ये पॉइंट P है तो ये क्या दिखता है? R1 डैश, और इसको जो ये पॉइंट P क्यों दिखता है वो दिखता है R2 डैश। आपने ये दोनों डायग्राम एक ही डायग्राम में बनाने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। तो ये R1 डैश, ये R2 डैश, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कितना होगा? आप कहोगे कि ये आपके पास PQ जो आपके पास S डैश में से देखने को दिख रहा है, PQ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपके पास D डैश वेक्टर, डी डैश वेक्टर आपके पास होगा R2 डैश माइनस R1 डैश, ठीक है। तो जो हमारे पास टॉपिक है गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या जो इसमें जो विस्थापन हुआ है P और Q, ठीक है, क्या ये आपके पास फ्रेम बदलने से क्या आपके पास ये बदलेगा? ये अचर रहेगा या नहीं रहेगा? ये दूरी अचर रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब कि इनवेरिएंट रहेगी या नहीं रहेगी? ओके, तो यही सब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ इस साइड से R2 डैश से, तो डी डैश इज इक्वल टू R2 डैश। अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में R डैश इज इक्वल टू R माइनस VT होता है, ठीक है। R डैश इज इक्वल टू R माइनस VT, ठीक है। तो इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर R डैश है और यहाँ पर R2 डैश है, ठीक है। तो R2 डैश क्या बन जाएगा मेरे पास? R2 माइनस VT, ठीक है। V यहाँ पर क्या है? V आपके पास ये एस डैश फ्रेम है जो कि आपके पास एक नियत वेग से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर R2 डैश की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? R2 माइनस VT, ठीक है। वैसे ही आपके पास R1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी? R1 डैश की वैल्यू आपके पास आएगी R1 माइनस VT, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास। ये वेक्टर लगा देता हूँ इसके ऊपर में, ठीक है। अब इसे आप काट दीजिए, क्या आपके पास VT और VT तो कट हो जाएगा, तो R2 माइनस R1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि डी डैश बराबर डी आ गया। तो यहाँ से मुझे ये लगता है कि जो गैलीलियन रूपांतरण में जो दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन या सदिश दूरी क्या रहती है आपके पास? अचर रहती है, इनवेरिएंट रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग का रूपांतरण।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी क्या है? अब मान लीजिए कि जो मैंने फ्रेम एस फ्रेम में, जैसे कि मैं कोई पी पॉइंट को देखता हूँ, पी कण को देखता हूँ, ठीक है। अब अभी इसके सापेक्ष, अब इसके सापेक्ष एस फ्रेम के सापेक्ष ये जो पी पॉइंट है वो स्थिर नहीं है। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, जैसे मान लीजिए आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी, ठीक है। आर डैश आपके पास है दूसरे एस डैश फ्रेम में, ठीक है। तो जैसे कि पॉइंट पी है, उसका आपके पास समय के साथ, समय के सापेक्ष वो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर मैं डी आर डैश ओवर डी टी कर देता हूँ, और डी आर ओवर डी टी, ठीक है, माइनस वी। ओके, इतना आ जाएगा। अब देखिए जो ये डी आर डैश है, डी आर डैश आपके पास वेग, वेग जो पता लगेगा हमें वो एस डैश फ्रेम में है। जो ये है वो आपके पास एस फ्रेम में है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एस डैश फ्रेम, और यहाँ पर लिख देता हूँ एस फ्रेम। और ये आपके पास वो वेलोसिटी है जिससे कि आपके पास एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है, ये एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यदि आपके पास कोई कण है, ठीक है, किसी समय पर आपके पास वो एस फ्रेम के सापेक्ष स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, तो उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पर। तो हमें क्या पता लग रहा है, वी डैश इज टू वी माइनस वी। देखिए ये वी और एक ये वी, इसमें फर्क है, ठीक है। ये आपके पास एस फ्रेम के सापेक्ष आपके पास पी वे, पी का वेग है, और ये जो वी है वो आपके पास एस डैश की, एस डैश फ्रेम की खुद का वेग है, ठीक है। तो ये आपके पास रूपांतरण बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी आपके पास ये बनता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये आपके पास गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं आगे। इसी में आगे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? आप इस समीकरण को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dv डैश ओवर dt, dv डैश ओवर dt इज इक्वल टू dv ओवर dt। और ये तो आपके पास कांस्टेंट वेग से चलता है ना, ये एस डैश फ्रेम, ठीक है। तो आपके पास v, आपके पास ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास एस डैश फ्रेम में है, ये आपके पास एस फ्रेम में है। यहाँ पर वेक्टर भी लगा देता हूँ। तो dv डैश इज इक्वल टू dv डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी आ गया। ये आपके पास एस डैश में, ये एस में। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि a डैश इज इक्वल टू a आ गया, ठीक है। मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आपके पास पॉइंट P है, पॉइंट P पे अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में S और S डैश में, दोनों में ही में आपके पास जो एक्सेलरेशन है उस पॉइंट P की, वो क्या लगेगी, सेम लगेगी, वो आपके पास सेम दिखेगी, ठीक है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो दोनों में ही एक्सेलरेशन क्या लगेगी, जीरो दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष यदि कोई अन्य निर्देश फ्रेम आपके पास नियत वेग से, नियत वेग से गति कर रहा है, तो वह भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास ये, आपके पास क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष कोई दूसरा, कोई दूसरा फ्रेम आपके पास नियत वेग से गति कर रहा है, ठीक है, किसी नियत वेग से गति कर रहा है, तो यह भी आपके पास जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, और आपके पास एस डैश भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ओके। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, एम ए डैश इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये आप क्या लिख देंगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या लगता है, इससे हमें ये लगता है कि जितने भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो कहता सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में किसी पार्टिकल पर जो आपके पास बल लगता है उसका मान आपके पास क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ओके, इट इज रिमेन इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गैलीलियन इनवेरियंस भी देखने को मिल रहा है, तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे बल के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहा जाता है, ओके।